हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्ट एंड टेक्सचर यानी कि कला और संस्कृति, जो कि यूपीएससी पीसीएस के प्री और मेंस टोटल को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। इससे पहले हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी जिसमें 2 क्लासेस हुई थी, लेकिन अभी उसको यहाँ पे मैंने रोक दिया है क्योंकि मुझे लगा कि सबसे पहले हम आपको ज्योग्राफी कराएंगे, भारत का भूगोल, उसके बाद भारत भौतिक भूगोल, फिर आपको वर्ल्ड का भूगोल कराएंगे, उसके बाद वर्ल्ड मैपिंग कराएंगे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर कुछ बदलता है तो मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है उसमें दोनों वीडियोज़ को, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए। और अगर वही उसकी तीसरी वीडियो लाऊंगा तो वहीं पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्ट एंड टेक, कला और संस्कृति, सबसे अच्छे तरीके से, जो कि प्री और मेंस दोनों में पूछी जाती है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आज हम हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि कला और संस्कृति लगभग यहीं से फली फूली आगे बढ़ी। ठीक है, तो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो कि कैसे था। तो वो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, यहाँ पे बहती थी हमारी हिंडन नदी, पाकिस्तान में सुतकांगेडोर, और महाराष्ट्र में दैमाबाद, यहाँ पे प्रवरा नदी बहती है या जो भी है। जम्मू कश्मीर में मांडा चिनाव नदी। ठीक है, तो ये क्षेत्र है जो जहाँ तक हमारी हड़प्पा सभ्यता का ये विस्तार है। ठीक है, यहीं पे मैंने देखो प्रश्न बना लिया है। अब हम ये क्या करेंगे कि मतलब इसमें स्पेशल रहेगा कि जो भी यहाँ पे नोट्स में पढ़ाया जाएगा उसके बाद में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा मेंस में लिखने के लिए। ठीक है, यहीं से आपको इतना कंटेंट मैं बता दूंगा ताकि आप अच्छे से आराम से क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। 150 शब्दों में लिखना है। प्रश्न पढ़ लीजिए, हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए। ये आप अब लिख पाओगे? बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। जब आप हड़प्पा कालीन पूरा वास्तुकला पढ़ोगे तब लिख पाओगे। ठीक है, तब देखिए ये हड़प्पा सभ्यता में होता था कि एक उच्च दुर्ग होता था, एक उच्च वर्ग होता था, एक सामान्य वर्ग होता था। तो जो दुर्ग होता था वहाँ पे सार्वजनिक इमारतें बनी रहती हैं, उच्च वर्ग रहता था जो कि पक्की ईंटों के घर बने होते थे उसमें रहता था। ये किस साइड में होता था? ये होता था हमारा पश्चिम में। और पूर्व में जो सामान्य लोग रहते थे यहाँ पे, और कच्ची मिट्टी के घर मिलते थे यहाँ पे, और जो उच्च वर्ग था इनके घर पक्की ईंटों के मिले हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्र की बात करें तो हड़प्पन सब सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के शहरी क्षेत्र है मोहनजोदड़ो, बनावली, चहुंदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल, ये हमारे शहरी क्षेत्र हैं। मोहनजोदड़ो के ये देखिए आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इस तरीके से ये सभ्यता फैली हुई है। इस साइड पे हमारा अन्नागार देखने को मिलता है इस आकृति का, इधर विशाल स्नानागार मिल जाएगा, इसी के ऊपर ठीक ब्लॉक 6 मिल जाता है, यहीं पे हमारा स्कूल देखने को मिलता है। देन इसके इधर पिलर हॉल देखने को मिलता है। चलिए, वो तो था हमारा बेसिक परिचय। अब हम आ जाते हैं मेन हड़प्पा के वास्तुकला पे। ठीक है, तो हड़प्पा यानी कि हड़प्पा, लोथल, रोपड़, रंगपुर, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, ये उसका क्षेत्र था। यहाँ की वास्तुकला पर देखते हैं तो सबसे पहले हमको दिखता है नगर नियोजन, मूर्तिकला। नगर नियोजन कैसा था? तो आयताकार था, सड़कें जो थी ग्रिड प्रणाली की थी, समकोण 90 डिग्री पर सड़कें काटती थीं एक दूसरे को। कुछ समानताएं भी थीं। कैसे सड़कें थीं? जैसे ऐसे इधर को जा रही है तो दूसरी इधर को जाएगी, समकोण पे काटेगी, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसके बाद मूर्तिकला के बारे में बात करें तो 2 प्रकार की मूर्तिकला थी, एक थी कांस्य, दूसरी थी मिट्टी की। कांस्य में होती थी, ढलाई द्वारा बनाया जाता था, जिसको कहते थे लास्ट बॉक्स कास्टिंग। लास्ट बॉक्स कास्टिंग, इंग्लिश में भी इसको यही कहते हैं, हिंदी में भी यही बोलेंगे। ढलाई के बाद बनी है नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति देखने को मिलती है ढलाई के बाद, जो कि हमें त्रिमुद्रा में देखने को मिलेगी। त्रिमुद्रा, इसको आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे है, एकदम डांसिंग टाइप में दिख रही है, जिसकी 3 मुद्राएं आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद मिट्टी की बात करें तो पिंचिंग मेथड, मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनती थीं वो बनती थीं पिंचिंग मेथड से, इसीलिए ये मूर्तियाँ देखने में भद्दी लगती थीं। खिलौना,
कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे खिलौना मिला है, खिलौने में मिला है बैलगाड़ी, जानवर की मूर्तियाँ मिली हैं और मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, इसके बाद हम वास्तुकला में भवन की बात करेंगे तो 3 प्रकार के भवन मिले हैं। एक है आवास, दूसरा है सार्वजनिक, तीसरा है धार्मिक प्रकार के। ठीक है, तो आवास के बारे में पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है, जिप्सम का प्रयोग हुआ है और जल निकासी व्यवस्था का प्रयोग हुआ है। उसके बाद सार्वजनिक की बात करेंगे। सार्वजनिक में दुर्गीकृत जो भवन हुआ करते थे, दुर्गीकृत और निचला क्षेत्र जो कि सामान्य वर्ग के लिए था और दुर्गीकृत क्षेत्र जो कि उच्च वर्ग के लिए था। दुर्गीकृत में मिला है अन्नागार, बहुखंभीय सभा भवन, प्रशासनिक भवन। ठीक है, यहीं पे धार्मिक में मिला है बृहद स्नानागार, जहाँ पे एक साथ कई लोग स्नान करते थे, कोई भी धार्मिक उत्सव वगैरह होता था। ठीक है, यहीं पे हमने देखो एक और प्रश्न ले लिया है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता अनेकता में एकता को व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न भी आप करोगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरा आर्किटेक्ट ये वाला आज का पढ़ना होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसको छोड़ देंगे, ये मकर संक्रांति वाला है, हर एक राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कला से। ठीक है, मानव मस्तिष्क की अवस्थिति की अभिव्यक्ति का माध्यम है, क्या है? कला। कला की डिफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप इसमें से जो भी अच्छी लगती हो वो एक ले सकते हो, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो कहता है कला सत्य की वास्तविकता है। कला क्या है? सत्य की वास्तविकता है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है क्या? कला। टॉम स्टॉय कहते हैं कि भावनाओं की अभिव्यक्ति क्रिया, लाइन, रंग व शब्दों के माध्यम से होती है, जिसे कहते हैं कला। कलाएँ 3 प्रकार की उस समय हुआ करती थी, जैसे एक साधारण बर्तन बन जाता था, ये कि लाल बर्तन, 3 प्रकार के बर्तन बनाते थे, लाल बर्तन, एक काले कलर का बर्तन बनाया जाता था। अब आ जाते हैं हम हड़प्पा पे। तो हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं प्राप्त हुई हैं हड़प्पा से, लोथल से, रोपड़, कालीबंगा, रंगपुर, मोहनजोदड़ो से। वो मैंने इधर हड़प्पन ये वाला स्ट्रक्चर वाइज में ऐसे देख लिया था समझाने के लिए, लेकिन अब इसको हम अच्छे से कवर कराएंगे। ठीक है, जिससे आप अच्छे से आंसर लिख सकोगे। तो हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं प्राप्त हुई हैं कहाँ से? हड़प्पा से, लोथल से, रोपड़ से, कालीबंगा से, रंगपुर से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इन विशेषताओं को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है वास्तुकला, मूर्तिकला, मोहर और मृदभांड। सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तुकला की। ठीक है, तो वास्तुकला में हड़प्पा संस्कृति की वास्तुकला अत्यधिक विकसित थी। कुछ इतिहासकार मूर्तिकला को भी वास्तुकला में शामिल करते हैं। हड़प्पा संस्कृति की वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नगर नियोजन है। क्या है? नगर नियोजन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में सड़कें समकोण आधारित थीं। जब भी मैंने आपको बताया था पहले समझाते हुए, मकानों की अवस्थिति पंक्तिबद्ध ग्रिड प्रणाली है, देखो ग्रिड प्रणाली के आधारित थी। इन मकानों को बनाने में आयताकार ईंटों का प्रयोग किया गया है। विशेषकर शहरी स्थल 2 भागों में विभाजित थे। शहर जो था वो 2 भागों में, एक था दुर्गीकृत, एक था निचला क्षेत्र। दुर्गीकृत में उच्च वर्ग रहता था, मातृ देवी की पूजा होती थी, अधिकतर सार्वजनिक इमारतें यहीं होती थीं और इमारतें पक्की ईंटों व जिप्सम से बनी हुई होती थीं। जबकि निचला क्षेत्र में सामान्य लोग रहते थे, मिट्टी के मकान होते थे, ये लिंग व योनि की पूजा किया करते थे। कुछ प्रमुख इमारतें इस प्रकार से हैं, जो भी हमारी इमारतें मिली हैं वो हम इस प्रकार देख लेते हैं। जैसे मिला है बृहद स्नानागार, तो इसका प्रयोग धार्मिक अवसरों पर होता था। अन्नागार, इसका प्रयोग भंडारण के लिए होता था, अन्न भंडारण के लिए, अन्न को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी लंबे समय तक इसका प्रयोग होता था अन्नागार का। बहुखंभीय सभा भवन, बहुत खंभों से मिलाकर के एक सभा भवन बनाया गया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस इमारत का प्रयोग पुरोहित लोग उपदेश या प्रवचन देने हेतु करते थे, या कोई सभा वगैरह होती थी तब करते थे, या जो पुरोहित वर्ग था वो उपदेश और प्रवचन देने के लिए करता था। उसके बाद में कॉलेज मिला है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हमने बता दी थी, अभी समझा दिया था। इसके बाद ये नदी यहाँ से निकल रही है। ठीक है, अब एक केवल 6 स्थलों को शहरी क्षेत्र के रूप में माना गया है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से प्रीलिम्स में कौन से स्थल को शहरी
के रूप में नहीं माना गया है, ठीक है। तो 6 को माना गया है, जो उसमें से अलग हो वो नहीं माना गया है। पहला है हड़प्पा, रंगपुर, लोथल, कालीबंगा, बनावली और मोहनजोदड़ो। इनके बीच कुछ समानताएं हैं, इन दोनों सभी के बीच में कुछ कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं मूर्तिकला पे, ठीक है। मूर्तिकला हमने समझा था अभी पीछे, अब हम यहाँ पे मूर्तिकला को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। उत्खनन के दौरान 2 प्रकार की मूर्तियाँ पाई गई हैं, धातुओं की मूर्तियाँ और दूसरी मिट्टी की मूर्तियाँ, ठीक है। तो धातु की मूर्तियाँ कांसे की है और कांसा तांबा व टिन से बनता है, इसका मिश्रण होता है। इसका तात्पर्य है कि इन्हें धातुओं को पिघलाने व मिश्रण करने की जानकारी थी, ठीक है। इनको क्या था, धातुओं को पिघलाने, उनका मिश्रण बनाने और 2 धातुओं को मिला के कौन सी धातु बनेगी, ये सभी नॉलेज इन लोगों का हो चुका था। कांसे की मूर्तियाँ ढलाई यानी कि लास्ट वैक्स कास्टिंग जो होता था, इस विधि से बनाई जाती थी। नर्तकी की मूर्ति जो त्रिभंग मुद्रा में है, कला की एक अनुपम कृति है, ठीक है। कुछ बैलों की मूर्तियां भी मिली हैं, जो कि विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। कुछ टेराकोटा की मूर्तियां जो कि पिंचिंग विधि से बनी होती थी। टेराकोटा की मूर्तियां, तो इसमें होता था खिलौना होते थे, जानवर होते थे और माता देवी की मूर्तियां होती थी। पिंचिंग विधि को कलात्मक स्वीकार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी आकृतियाँ थोड़ी भद्दी होती थी, जिसमें हाथ, ये देखो ये मिला है पशुपति की, एक जो पशुपति शिव का चित्र मिलता है। नीचे 2 हिरण की मूर्तियाँ मिलती हैं, गैंडा है, 4 पशु मिलते हैं, गैंडा, बैल, हाथी और बाघ, ठीक है। 4 पशु मिलते थे, नीचे 2 हिरण मिलते हैं। यह प्रकार की मूर्ति आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर मुहर की, कि मुहर क्या होता था उस टाइम पीरियड में। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से अलग अलग प्रकार की मुहरें प्राप्त हुई हैं। मुहरों का प्रयोग प्राधिकार के रूप में किया जाता था। मुहरों का विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जैसे कि पशुपति या पूर्व शिवा, जिनको आदि शिवा भी कहते हैं। इसके बाद मानव पुरुष के धड़ की आकृति मिली है। पुरुषों के चित्र हमें समाज की आर्थिक स्थिति व धर्म के बारे में सूचना प्राप्त होती है। इसके बाद बात करते हैं मृदभांड की। मृदभांड क्या होते थे? मृदभांड विकास के प्रतीक थे। हड़प्पा सभ्यता के समय 3 अलग अलग प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग हुआ। ये मृदभांड को हम खाना बनाने के वैचारिक विकास के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि पहला था साधारण मृदभांड, जिसपे कोई भी चित्रकारी वगैरह नहीं थी, कुछ कलर नहीं था। दूसरा आया लाल पालिश, जिसमें करना शुरू हुई। उसके बाद काली पालिश का शुभारंभ हुआ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया आज का पूरा आर्क एंड टेक, ठीक है। आर्क एंड टेक देख लिया हमने हड़प्पा सभ्यता का पूरा। अब जो हमने प्रश्न स्टार्टिंग में लिया था, हड़प्पा कालीन सभ्यता के विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए, ये हम अच्छे से कर सकते हैं। एक और हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हम अच्छे से लिख सकते हैं। इसका आंसर यह है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता अनेकता में एकता को व्यक्त की, ठीक है, व्यक्त करती है। व्यक्त कीजिए, ये भी हम अच्छे से कर सकते हैं। इन सब को अच्छे से लिख लें स्टार्टिंग से। पहले हम थोड़ा स्टार्टिंग का प्रस्तावना बना के मिडिबल भाग इसका लिख लें, उसके बाद छोटा सा उपसंहार लिख दें, अच्छे से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को पढ़ाने का मेथड था वो काफ़ी प्यारा लगा होगा। पहले मैंने अच्छे से फ्लो चार्ट वगैरह से समझाया, उसके बाद इसको डिटेलिंग करा दिया, ठीक है। देन हम नेक्स्ट वीडियोज में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से। उसमें वैदिक काल रहेगा। अब वैदिक काल में टोटल ये देखो मैं समझाऊंगा अच्छे से, और इसके बाद में वैदिक काल में ये प्रमुख बौद्धिक कारणों का जो उदय हुआ है ये बताऊंगा, ठीक है। जैन बौद्ध आ जाएंगे उसके बाद में बौद्ध धर्म के बारे में पूरा, उस समय में क्या होता था, हीनयान परंपरा क्या थी, क्या चैत्य स्तूप वगैरह, तो टोटल मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इसका अगर आपको PDF चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम से ऐड हो जाइएगा, मैं आपको वहाँ PDF भी उपलब्ध करा दूँगा।